एक दिन सुधीर अपनी पत्नी शांता को लेकर गांव से शहर जा रहा था, लेकिन उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है। तभी मौसम भी खराब हो जाता है और जोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण उन्हें देरी हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। यार, इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था, ऊपर से ये बारिश। अब इस टाइम गाड़ी ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। सुनिए जी, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें कहीं रुकना चाहिए। इतनी रात हम कहाँ जा सकते हैं? चारों ओर अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कहते हुए सुधीर आसपास नजर घुमाता है। तभी उसे दूर एक घर में रोशनी जलते हुए दिखती है। शांता, वो देखो, वहां एक घर दिख रहा है। हमें वहां जाना चाहिए। अंधेरे में यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। शायद हमें वहां कुछ मदद भी मिल सकती है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। और दोनों उस घर की तरफ चले जाते हैं। वे पास जाकर देखते हैं तो वो एक बड़ा बंगला हो जाता है। सुधीर घर की कुंडी खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। मुझे लगता है अंदर सब लोग सो रहे होंगे, हमें यहीं बाहर रुकना चाहिए। और तभी बहुत जोर की हवा आती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सुधीर शांता को लेकर घर के अंदर जाता है। अंदर बहुत अंधेरा होता है और चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले और चमगादड़ लटके होते हैं। ऐसे घर को देख शांता कहती है, मुझे ये घर बहुत डरावना लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सालों से यहाँ किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा हो। नहीं शांता, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है और हमें थोड़ी जिंदगी भर यहाँ रहना है। जब सुबह हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक बूढ़ी औरत हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आती है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। यहाँ मैं रहती हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह घर काफी बड़ा है, इसलिए ऐसा है। मुझे लगता है तुम लोग किसी मुसीबत में फंसे हो, इसलिए यहाँ आए हो। तुम लोग काफी भीग गए हो। जाओ, ऊपर कमरा है, अपने कपड़े बदल लो। और दोनों ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। फिर बूढ़ी डायन उन्हें थोड़ी देर में कपड़े लाकर देती है। कपड़े देखकर सुधीर बूढ़ी डायन से पूछता है, आपके पास ये कपड़े कहां से आए? आप तो अकेली रहती हो। यह सब मेरे बहू बेटे के कपड़े हैं। अभी वो यहाँ नहीं रहते हैं। तुम कपड़े बदल लो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ये कहकर डायन वहां से चली जाती है। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बूढ़ी डायन हमारे साथ कुछ करेगी तो नहीं ना? नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। उसने तो हमारी मदद की है। कुछ डायन अच्छी भी होती हैं। सुधीर और शांता कपड़े बदलकर बेड पर सो जाते हैं। जब सुधीर सुबह जाने के लिए उठता है तो वो शांता का शरीर गर्म देखता है। वो शांता से कहता है, शांता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं किसी डॉक्टर को लेकर आता हूं। तभी वहां बूढ़ी डायन आ जाती है और कहती है, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में जड़ी बूटी है, मैं इसे दे दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। नहीं, इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा, नहीं तो बुखार और भी बढ़ सकता है। मैंने कहा ना, जड़ी बूटी से बुखार सही हो जाएगा। ये कहकर डायन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में हाथ में दवाई लेकर आती है और शांता को देती है। इसे ले लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अम्मा जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हम पराये लोगों को यहाँ आसरा दिया और हमारी इतनी मदद कर रही हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो जरूर बताइए। ठीक है बेटा, जरूर बताऊंगी। और शांता भी आराम करती है। थोड़ी देर बाद शांता का बुखार चला जाता है
और दोनों जाने के लिए निकलते हैं। सुधीर शांता से कहता है, तुम्हें जाकर अम्मा जी का शुक्रिया करना चाहिए। और शांता बूढ़ी डायन को देखने पूरे बंगले में घूमती है और उसे एक कमरे में बूढ़ी डायन रोते हुए दिखाई देती है। क्या क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? उसके हाथों में उसके लड़के की तस्वीर होती है। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है और उससे कहता है, अम्मा, आपकी परेशानी हमें जरूर बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। यह मेरा बेटा रोशन है। विदेश में पढ़ने के लिए गया था। एक दिन अपनी बीवी के साथ आया और बोला कि मैं अपनी बीवी के साथ विदेश में रहना चाहता हूँ। अब मैं उस देश का नागरिक हूँ। तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। कभी कभार यहाँ आया करूंगा। मैं अकेली बूढ़ी उसके सहारे पे थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चला गया। उसने कुछ दिनों तक पैसे भेजे, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। मैं बहुत बीमार हो गई, चल भी नहीं पाती थी। हॉस्पिटल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और चक्कर आने के कारण सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। तब से इस बंगले में अकेली भटक रही हूँ। उसे मिलने के लिए मैं सालों से ही इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तुम लोग आए तो मुझे लगा मेरा बेटा ही आया, लेकिन तुम लोग भी जा रहे हो। आप रोइए मत, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं आपके बेटे को यहां लेकर आऊंगा और जब तक वो नहीं आता तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके बहू बेटे बनकर। और पूरा घर रोशनी से फैल जाता है। दूसरे दिन सुधीर बूढ़ी डायन से कहता है, क्या आपके पास रोशन का फोन नंबर और एड्रेस है? नहीं बेटा, मेरे पास उसका ना फोन नंबर है ना एड्रेस है। वो तो सिर्फ मुझे बैंक में पैसे भेजता था। आप मुझे अपने बैंक का खाता बुक दीजिए, मैं जाकर पता लगाता हूं। बूढ़ी डायन सुधीर को खाता बुक देती है और वहां से सुधीर चला जाता है। सुधीर अपनी गाड़ी चालू करके देखता है तो गाड़ी चालू हो जाती है और वो समझ जाता है कि सब बूढ़ी डायन ने किया है। अपनी गाड़ी को लेकर सुधीर बैंक में जाता है। वहां से उसे डायन के बेटे का एड्रेस और फोन नंबर मिल जाता है। सुधीर फोन लगाकर बूढ़ी डायन के बेटे से कहता है, हेलो, मैं बीजापुर गांव का जमींदार सुधीर बोल रहा हूं। आपका बंगला मुझे खरीदना है। नहीं, मेरा कोई बंगला नहीं है, तुमने शायद कोई गलत नंबर लगाया। नहीं, मैं तुम्हारे बंगले की बात कर रहा हूं, जहां तुम्हारी माँ रहती थी। उनके देहांत के बाद वो बंगला खाली पड़ा है। मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। बंगले की बात सुनकर रोशन लालच में आ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। वाह वाह वाह, अब तो मैं माला माल होने वाला हूं। ये कहकर सुधीर घर आ जाता है और बूढ़ी डायन से कहता है, मैंने आपके बेटे से बात की है और अगले हफ्ते वो यहां आना है। और अगले हफ्ते रोशन वहां आ जाता है। दरवाजा खुला देखकर रोशन कहता है, कोई है? और बूढ़ी डायन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहां सुधीर भी आ जाता है। तुम रोशन हो ना? हाँ, मैं रोशन हूं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सुधीर हूं, मैंने तुम्हें फोन लगाया था। आओ ऊपर चलकर बैठते हैं। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, इस घर को बेचने के लिए आया हूं। जल्दी करो, मुझे कल फिर से निकलना है। यह सुनकर बूढ़ी डायन गुस्सा हो जाती है और शांता के शरीर में घुस जाती है। कितना नालायक है तू! एक बार भी नहीं पूछा अपनी माँ जिंदा है क्या मर गई, और उसके पीछे उसका घर बेचकर खाना चाहता है। पैसों के खातिर तुमने जन्म देने वाली माँ को भुला दिया। और डायन उसे 2-4 थप्पड़ मार देती है
मैं यहाँ इतने सालों से तुम्हें मिलने के इंतजार में भटक रही हूँ। तुम कभी माँ का प्यार समझ नहीं पाए। मुझे मुझे माफ कर दो माँ। मैं पैसों के पीछे बहुत अंधा हो गया था और उसी के पाने के चक्कर में मैंने तुम्हें खो दिया। मेरे सामने आओ माँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं इस घर में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और बूढ़ी डायन शांता से बाहर आ जाती है और रोशन को दिखाई देती है और रोशन अपनी माँ के गले मिलकर बहुत रोता है। बूढ़ी डायन भी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सुधीर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। बूढ़ी डायन गायब हो जाती है और सुधीर शांता को लेकर वहां से चला जाता है। और कुछ दिनों में रोशन अपने परिवार को लेकर वहां रहने के लिए आ जाता है। भूतिया गेस्ट हाउस। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 12 किलोमीटर पहले ही एक गेस्ट हाउस था जो मुख्य आबादी से काफी दूर था। वो गेस्ट हाउस गर्मियों के समय में भी पर्यटकों से खाली ही रहता था। उसका मुख्य कारण शायद उस गेस्ट हाउस से जुड़ी कुछ भूत प्रेतों की अजीबोगरीब कहानियाँ थीं। जैसे कभी किसी को ऊपर की छतों पर कुछ घसीटने की आवाजें सुनाई देना, कभी किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज आना और कभी कभी तो सीढ़ियों पर किसी के भागने की आवाज आना। गेस्ट हाउस तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ लगे हुए घने पेड़ और झाड़ियाँ इसको और भी डरावना बना देती थी। कई बार लोगों ने उन झाड़ियों से किसी के सिसकने की आवाज भी सुनी थी। गेस्ट हाउस की इमारत के आसपास भी एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। भूले भटके ही कोई वहाँ जाता था। कमलकांत नैनीताल में एक बैंक में ऑफिसर थे। उनकी पत्नी माधवी एक टीचर थी। वे लोग अक्सर अल्मोड़ा जाते रहते थे। इस बार 2-3 दिन की छुट्टियों में माधवी का भाई अपने एक दोस्त के साथ लखनऊ से आया था। सबने मिलकर अल्मोड़ा जाने का प्रोग्राम बना लिया। कमलकांत, उनकी पत्नी माधवी, रवि, अनूप, सभी लोग एक ही जीप में बैठकर अल्मोड़ा की तरफ जा रहे थे। जीप कमलकांत चला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि घने जंगलों के बीच से होकर जाने वाला रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माधवी सोच रही थी कि हर बार तो हम 2 घंटे से पहले ही पहुंच जाते थे, तो इस बार क्या हो गया। अचानक जीप के ब्रेक चरमराए और जीप एक झटके के साथ रुक गई। कमलकांत ने उतरकर चेक किया तो मालूम हुआ कि शायद जीप में कुछ खराबी आ गई थी। अचानक ही जोर जोर से बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। जीप में कुछ खराबी आ गई है और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है जहाँ इसको दिखाया जा सके। आसपास कोई रहने की जगह हो तो यहीं कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अंधेरा गहरा गया है और हवाएं भी जोर जोर से चल रही हैं। इतनी बारिश में पहाड़ी रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा। कल सुबह तक शायद कोई हल निकल आए। तभी अचानक बिजली चमकने से रवि की नजर उस रास्ते पर पड़ी जो ढलान पर था और वो शायद किसी गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था, जैसा कि सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर लिखा दिख रहा था। सभी लोग जीप से उतरकर जैसे ही आगे बढ़े कि तभी पेड़ पर बैठे उल्लू और चमगादड़ों के एक साथ उड़ने की आवाज से सभी चौंक गए। अचानक कहीं से एक मोटा बिल्ला उनके सामने आ गया, जिसकी चमकती आंखें बड़ी भयानक लग रही थी। गेस्ट हाउस के चौकीदार से पूछने पर रहने की जगह मिल गई। चौकीदार ने गेस्ट हाउस के बावर्ची बद्री काका को आवाज दी तो वे भागते हुए आए। चौकीदार और बद्री काका सामान उठाने में मदद करने लगे। बद्री काका को देखकर कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। माधवी को गेस्ट हाउस के चारों तरफ एक अजीब से सन्नाटे का एहसास होने लगा, खास तौर से बद्री काका की आंखों को देखकर, जिसमें एक अजीब सी खामोशी छाई थी। उसे न जाने क्यों डर सा लगने लगा।
उसने कमलकांत से जब कुछ कहना चाहा तो उन्होंने उसे चुप करा दिया, क्योंकि पहले से ही सभी लोगों के चेहरे पर एक अनजाना सा डर दिखाई दे रहा था। गेस्ट हाउस काफी बड़ा था, लेकिन इमारत पुरानी लग रही थी। एक कमरे में रवि और अनूप ठहरे, दूसरे कमरे में कमलकांत और उनकी पत्नी माधवी। चाय बनाकर बद्री काका ने सबको लॉबी में ही बुला लिया था। सबको आए अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि बद्री काका ने चाय बना भी दी। चाय देकर वो रसोई में चले गए। चाय पीते पीते ही, भाई यहाँ थोड़ा सावधानी से रहना होगा। गेस्ट हाउस तो बड़ा है पर थोड़ा डरावना लग रहा है। मुझे तो लग रहा है रात भी कट जाए तो गनीमत है, कहीं वाकई भूत प्रेतों का साया न दिखाई पड़ जाए। बारिश ने तो वैसे ही मुश्किल में डाल दिया है, जीप को भी इसी वक्त खराब होना था। भूत प्रेत, मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हाँ, मेरी माँ यहाँ होती तो तुरंत ये गेस्ट हाउस छोड़ देती। चाय पीकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तब रवि ने बाहर जाकर चौकीदार से पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? यहाँ खाना ठीक ठाक मिल जाएगा? बहुत भूख लगी है, जरा जल्दी से कुछ बनवा दो। और यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है? साहब, खाना बद्री काका बनाते हैं, आज ही गांव से आए हैं, थोड़ा थके होंगे पर मैं बोल देता हूँ जल्दी बना देंगे। और मुझे यहाँ आए यही कोई 6-7 महीने हुए होंगे। साहब, भूत प्रेत देखा तो नहीं पर सुना जरूर है। एक बार तो आप ही की उम्र के एक साहब आए थे, उन्होंने रात में ऐसा कुछ देख लिया कि आधी रात को ही अपना बोरिया बिस्तर संभाल कर चलते बने। हम जब सुबह आए तो उनका कोई अता पता न था। ठीक है, आप जल्दी से खाना बनवा दीजिए, बहुत भूख लगी है, सिर भी बहुत भारी हो रहा है और ऊपर से ये जगह कुछ अजीब और डरावनी सी लग रही है। हम भी थके हैं, खा पीकर सोना चाहते हैं। रात का खाना खाकर बाकी सभी लोग बाहर बने लॉन में टहलने लगे। वहाँ से आकर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रवि तो पहले से ही गहरी नींद में चला गया था। लगभग 3 बजे अचानक अनूप की चीख से रवि की नींद खुल गई। मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। कौन है? किसने मुझे जकड़ रखा है? छोड़ दो मुझे। अरे किसने पकड़ा है तुम्हें अनूप? उठो, आंखें तो खोलो यार। अनूप पसीने से नहाया हुआ था। रवि ने उठकर लाइट जला दी। तभी अनूप चीखा, अरे देखो, खिड़की के पास कौन है? वो देखो, वो इधर ही देख रहा है। रवि ने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, उसकी टांगें कांपने लगी। वहाँ एक लंबी चौड़ी भयानक आकृति दिखाई पड़ रही थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरफ दहक रही थीं। दोनों तुरंत बाहर लॉबी में आने के लिए दरवाजा खोलने लगे, मगर लग रहा था कि दरवाजा तो बाहर से ही बंद है। रवि जोर से चिल्लाया, तब दूसरे कमरों से सभी लोग निकल कर आए। उन्होंने दरवाजे पर धक्का दिया तो दरवाजा एक झटके से खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक भारी कदमों की आवाज सबने सुनी। ऐसा लगा कि कोई निकलकर बाहर जा रहा हो। सबकी सांसें थम गई। माधवी लॉबी का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी कि शायद कोई जाता हुआ दिखाई दे, पर कोई नहीं दिखाई दिया। हर ओर एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में नाइट बल्ब के हल्के प्रकाश में आसपास रखी चीजों की परछाई भी बड़ी भयानक लग रही थी। बड़ी देर तक सारे लोग सोफे पर बैठे कांपते रहे और माधवी खिड़की के पास खड़ी बाहर ताकती रही। घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सहसा बाहर एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मुख्य द्वार पर दस्तक की आवाज से सभी चौकन्ने हो गए। एक और दस्तक की गूंज पूरे घर में फैल गई। फिर दरवाजा अपने आप चरमराया और जहां सभी लोग बैठे थे वहां एक अजीब सी ठंडक का एहसास होने लगा। रवि जो कुछ घंटों पहले ही अपनी दिलेरी का दावा कर चुका था, ठंड से बदहवास सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गया। अचानक पूरे घर की लाइट गुल हो गई और गेस्ट हाउस की सभी दरवाजे खिड़कियां धड़ धड़ करके खुलने और बंद होने लगी। थोड़ी ही देर में जब लाइट आई तो किसी आवाज से एक साथ सबकी निगाहें छत की तरफ चली गईं, जहां ताजे खून के छींटे पड़े थे। माधवी का डर के मारे बुरा हाल था।
अब चाहे जो भी हो, यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। सब लोग सामान उठाओ, भले ही रात कितनी भी महंगे होटल में गुजारनी पड़े, पर जाएंगे भी तो कैसे? जीप तो अब सुबह ही ठीक होगी ना। कमरों में अकेले जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी किसी कमरे से गोली चलने की आवाज से सब उधर की तरफ भागे तो देखा एक कमरे में एक मोटे जंगली बिल्ले की लाश पड़ी थी, जिसमें से ताज़ा खून बह रहा था। माधवी तो लॉबी में आ गई और घबराहट के कारण बेहोश हो गई। अपने डर पर काबू पाकर सभी लोग उनको होश में लाने की कोशिश में लग गए। किसी तरह उनको होश आया। तब तक सुबह के 5 बज गए थे। दरवाजा खुला तो बद्री काका को देखकर सबने थोड़ी राहत महसूस की, पर माधवी को कुछ खटक रहा था। बद्री काका सबको लॉबी में खड़ा देखकर उधर ही आ गए। जब सारी बातें सुनी तो जल्दी जल्दी उस कमरे की तरफ बढ़ गए। साहब, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना बिल्ला है ना खून के दाग। वाकई वहाँ कुछ भी नहीं था। गुत्थी उलझती जा रही थी। सुबह हो गई थी और बद्री काका के आने से थोड़ी हिम्मत भी आ गई थी। रवि बाहर निकल कर आया तो चौकीदार ने उसे बताया, साहब, रात को जब मैं यहाँ से गया तो कल इस गेस्ट हाउस का पुराना चौकीदार मिल गया था। बातों बातों में उसने बताया कि उसने इस गेस्ट हाउस में कई सालों तक काम किया था। उसने इस गेस्ट हाउस के बारे में कुछ अजीब चीजें बताई। वो कह रहा था कि एक बार गेस्ट हाउस में एक पति पत्नी ठहरे थे। 4 दिन रहे और सारे समय लड़ते रहे। उनकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध था, शायद यही झगड़े का कारण था। चौथे दिन जब उनकी पत्नी किसी कारण से बाहर गई, तभी पति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और तब से उस आदमी की आत्मा इस गेस्ट हाउस में घूम रही है। सभी लोगों ने इतना सुनते ही तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला कर लिया और अपना अपना सामान उठाकर जीप में बैठ गए। साहब, इस रॉड को अपनी गाड़ी में रख लीजिएगा, वरना आप लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। भूत प्रेत लोहे से बहुत दूर भागते हैं। गेस्ट हाउस में एक कमरे में ऐसे बहुत सारे रॉड रखे हैं। मैं तो जब से आया हूँ इस तरह की घटना पहली बार देख रहा हूँ। कमलकांत की जीप स्टार्ट करते ही वो तुरंत स्टार्ट हो गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच रहे थे कि कल इस जीप को क्या हुआ था। कल जीप का खराब होना भी इसी गेस्ट हाउस की भटकती आत्मा की कोई साजिश थी शायद। सिर्फ 10-12 किलोमीटर ही तो बचा था अल्मोड़ा। गेस्ट हाउस से निकलकर थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उनकी जीप के सामने ही झाड़ियों में से किसी लंबे चौड़े साईं ने, जो काले रंग का लिबास पहने हुए था, छलांग लगा दी। जीप के ब्रेक चरमराए और वो पेड़ से टकराते टकराते बची। गाड़ी वहीं खड़ी हो गई थी। उस साई को देखकर ही सबकी चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे सबके शरीर अचानक ठंड से जम गए हों। जीप कमलकांत ही चला रहे थे। वो साया रास्ते पर ही खड़ा था। तभी उन लोगों ने अपने पीछे किसी को जोर जोर से आवाज देते हुए सुना, रुको साहब, रुको साहब। दोनों चौकीदार और बद्री काका साइकिल चलाते हुए आ रहे थे। वो साया जा चुका था। साहब, गजब हो गया। बद्री काका तो 15 दिन की छुट्टी पर गए थे और आते ही सीधे गेस्ट हाउस पहुँचे। जब उन्होंने सुना कि कुछ मेहमान आए थे तो उनका पहला सवाल यही था कि खाना किसने बनाया। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी कि फिर वो कौन था, और मैं भी डर गया। पूरे 1 दिन मैं किसी भूत के साथ रहा। मैं आपको यही बताने आया हूँ कि जिसे हम बद्री काका समझ रहे थे वो कोई भूत प्रेत या जिन्न था। इस बात से अचानक सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उन्होंने चौकीदार को किसी तरह गाड़ी में बिठाया और वापस गेस्ट हाउस में लेकर गए। फिर वो कौन था? साहब, मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। वो कब किसके रूप में आ जाए क्या मालूम। तुमको मालूम नहीं था कि बद्री काका छुट्टी पर गए थे? तुमने फिर क्यों बद्री काका को आवाज लगाई थी? हाँ, मैं तो यही जानता था कि बद्री काका आ गए हैं, क्योंकि इन्हें तो कल ही आना था। तब इन्होंने बताया कि कल तो इनकी बस छूट गई थी, इसलिए ये रात वाली बस लेकर अभी अभी यहाँ पहुँच पाए हैं। चौकीदार के होश में आते ही सब लोग आकर जीप में बैठ गए। कमलकांत ने गाड़ी एक झटके से स्टार्ट कर दी। सभी लोग गेस्ट हाउस में आधी रात से ही जागे हुए थे। ऐसे भयानक हादसे के बाद किसी की भी अल्मोड़ा जाने की हिम्मत नहीं थी। कमलकांत ने गाड़ी वापस मोड़ दी थी।
पूरे रास्ते सबके प्राण हलक में अटके रहे कि कहीं फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। आज के बाद कहीं जाने से पहले उस जगह के बारे में मालूम किए बिना नहीं जाएंगे। आज तो बाल बाल बच गए। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। छुट्टियों का सारा मजा किरकिरा हो गया था, बल्कि एक कभी ना भूल पाने वाली घटना ही हो गई। अपने अपने घर जाकर ही सबकी सांस में सांस आई। भुक्कड़ बबलू। बात उस समय की है जब गौतम सिटी का सबसे बड़ा स्कूल गौतम पब्लिक स्कूल भूतों की समस्या से जूझ रहा था। शहर में चारों तरफ उसी स्कूल की बातें होने लगी। लोग कहते थे कि उस स्कूल में भूत रहते हैं। कोई भी शिक्षक उस स्कूल में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। शहर के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया था, और तो और लोग तो अब उसे भूतों का स्कूल कहकर ही बुलाने लगे थे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। तभी उस शहर में एक वीर सिंह नाम के शिक्षक और उनका परिवार आके बस गया। उनके परिवार में 3 लोग थे, वीर सिंह, उनकी पत्नी और उनका बच्चा। वीर सिंह की नौकरी गौतम पब्लिक स्कूल में लग गई थी, इसीलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ गौतम शहर में रहने आ गया। वीर सिंह इस शहर में नया था, उसे गौतम स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वीर सिंह सब्जी खरीदने बाजार गया। लौकी, आलू, कद्दू सब खरीदा, लेकिन प्याज नहीं खरीद सका क्योंकि बहुत महंगा था। लौटते समय शाम हो गई थी, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। वीर सिंह अपनी धुन में घर की ओर चला जा रहा था कि तभी उसे एक पागल आदमी मिल गया। वो पागल आदमी वीर सिंह के पास आकर जोर जोर से हंसने लगा और वीर सिंह के कपड़े फाड़ने लगा। मैं तुम्हारा गणित का टीचर हूँ और मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम 14 की टेबल नहीं सुना देते। वीर सिंह बहुत परेशान हो गया और उस पागल से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पागल उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो बार बार 14 की टेबल सुनाने के लिए बोलने लगा। बेचारे वीर सिंह ने डर के मारे 14 की टेबल सुनाना शुरू कर दिया। वीर सिंह अभी आधी ही टेबल सुना पाया था कि एक दूसरा पागल आकर कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो हिस्ट्री का पीरियड है और आज तो सरप्राइज टेस्ट है। 14 का टेबल नहीं, तुम पानीपत के युद्ध के बारे में बताओगे हैं? वीर सिंह इन दोनों पागलों के बीच फंसकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने आकर वीर सिंह को बचाया और उन दोनों पागलों को भगाया। उस आदमी ने वीर सिंह से कहा कि ये दोनों गौतम पब्लिक स्कूल के शिक्षक थे, एक गणित पढ़ाते थे और एक इतिहास, लेकिन लोग कहते हैं कि स्कूल के भूत ने इनका ये हाल कर दिया है। अब सारा दिन इधर से उधर पागलपंती करते घूमते रहते हैं। अरे उस स्कूल में तो वो जाए जिसका दिमाग खराब हो। वीर सिंह ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि कैसे वो एक ऐसे भूतिया स्कूल में पढ़ाएगा, क्या लोगों की बातें सही है? यही सोचते हुए वो डरता हुआ घर लौट आया। रात हो चुकी थी, लेकिन वीर सिंह शाम वाली घटना और स्कूल के भूत के बारे में सोच सोच कर परेशान था। जैसे तैसे उसे नींद आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी और स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई थी। वीर सिंह भी पहले दिन स्कूल गया। वीर सिंह का स्कूल में पहला दिन था, तो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचा तो सभी स्टाफ और बच्चे उसको देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने वीर सिंह का स्वागत किया। वीर सिंह भी ये माहौल देखकर खुश हुआ। वीर सिंह अपनी क्लास में पहुंचा। सभी बच्चे अपने नए शिक्षक का खुशी से अभिवादन करने लगे। वीर सिंह ने अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज थोड़ी अजीब थी। वीर सिंह ये आवाज सुनकर परेशान हो गया, थोड़ा डर भी गया। वो सोचने लगा कि शायद ये वही भूत है जिसकी बात शहर के लोग कर रहे थे। शिक्षक को परेशान देखकर बच्चों ने परेशानी का कारण पूछा। वीर सिंह ने उस रोने की आवाज के बारे में बताया तो सभी बच्चे हंसने लगे। अरे सर, ये तो चिंटू है, वो इसी तरह रोता है। ये बात सुनकर वीर सिंह भी हंसने लगा और उसने पढ़ाना जारी रखा। पीरियड खत्म होते ही कुछ देर बाद स्कूल में लंच टाइम के लिए घंटी बजी।
और सारे बच्चों ने अपने अपने लंच बॉक्स निकालकर खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। सभी शिक्षक स्टाफ रूम में जाकर अपने अपने लंच बॉक्स खोलने लगे। लेकिन ये क्या? एक शिक्षक ने जैसे ही टिफिन खोला तो उसका टिफिन खाली देखकर वो चौंक गया। अरे, मेरा टिफिन खाली कैसे हुआ? मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं। सभी स्टाफ के लोगों ने मिलकर उस शिक्षक को बताया कि अक्सर उनके भी टिफिन में से खाना गायब हो जाता है। बबलू उनका खाना खा लिया करता है और आज उसका टिफिन भी बबलू ने ही खाया होगा। शिक्षक ने उनसे पूछा कि ये बबलू कौन है, तो उन लोगों ने बताया कि बबलू 7th क्लास का एक छोटा मगर मोटा सा बच्चा है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा और होशियार बच्चा था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि उसको भूख सहन नहीं होती थी। एक बार जब उसे भूख लगती थी तो वो कुछ भी खा लेता था। वो कभी कभी पेंसिल, इरेजर और यहाँ तक कि कसम भी खा लिया करता था। एक बार की बात है जब बबलू रोज की तरह ही स्कूल आया। रोज की ही तरह आज भी उसने अपना टिफिन लंच टाइम से पहले ही खत्म कर लिया। जैसे ही लंच टाइम हुआ तो उसे फिर से भूख लगने लगी। उसने अपने दोस्तों से खाना मांगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे ये कहकर खिलाने से मना कर दिया कि वो रोज अपना टिफिन पहले ही खत्म कर लेता है। बबलू ने भूख मिटाने के लिए कसम भी खाई, लेकिन उसकी भूख ना मिट पाई। बबलू परेशान होकर खाना ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो चुपके से प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया और उसने प्रिंसिपल सर के टिफिन से सारा खाना खा लिया। लेकिन अफसोस, उनकी पत्नी के हाथ का बेस्वाद खाना खाने से बबलू बबल की तरह फूट गया और भूत बनकर इसी स्कूल में भटकने लगा। तब से बेचारा भुक्खड़ बबलू आए दिन किसी न किसी का टिफिन चेक करके देखता है कि शायद उसे स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाए। अगले दिन स्कूल में वीर सिंह पढ़ाने आया। जैसे ही वो क्लास में घुसा तो कुर्सी हवा में उड़ने लगी और जोर जोर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आने लगी। वीर सिंह ये देखकर थोड़ा डर गया। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कभी कुर्सी हवा में घूमती तो कभी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ अपने आप इरेज हो जाता। एक दिन तो वीर सिंह के बैग में खूब सारे चूहे घर बसाए बैठे थे। इन सारी घटनाओं से तंग आकर वीर सिंह उस स्कूल को छोड़ने के बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। लंच टाइम की घंटी बजी और सभी बच्चे लंच करने लगे। स्टाफ रूम में सभी टीचर्स भी अपना अपना लंच बॉक्स खोलने लगे। लेकिन ये क्या, वीर सिंह का टिफिन तो खाली हो चुका था। वीर सिंह परेशान होकर सबको खाली टिफिन दिखाता है। सभी उससे कहते हैं कि ये उसी भुक्कड़ बबलू का काम है। वीर सिंह मन में सोचता है कि अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब मैं स्कूल में और नहीं रह सकता, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अब वो स्कूल छोड़ने का मन बना चुका था। वीर सिंह घर जाने के लिए अपना बैग पैक कर ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। ये आवाज बबलू की थी। पहले तो वीर सिंह डर जाता है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को सामने देखकर वो शांत हो जाता है। बबलू वीर सिंह को बताता है कि उसके टिफिन में आया खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और ये भी बताता है कि प्रिंसिपल सर के टिफिन का बकवास खाना खाने के बाद उसकी आत्मा स्वादिष्ट खाने की तलाश में इतने सालों से भटक रही थी। लेकिन आज वो तलाश पूरी हुई। अब उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। वीर सिंह ये सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि बबलू को घर बुलाकर स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि बबलू तो बबलू ठहरा, एक नंबर का भुक्कड़। इसे घर बुलाना ठीक नहीं। बबलू वीर सिंह का धन्यवाद करके गायब हो जाता है और फिर वो कभी स्कूल में किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन अब भी कभी कभी किसी न किसी के टिफिन से खाना गायब हो जाता है। नहीं, अब बबलू नहीं करता, बल्कि प्रिंसिपल सर करते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं उनकी पत्नी बेस्वाद और बकवास खाना बनाती है।